नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेज में स्वागत है। मित्रों, आपके मांग के अनुसार ही हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य संबंधी बातों को ध्यान में रखकर साहित्य की शुरुआत कर दी गई है। व्याकरण भी चलता रह रहा है साथ साथ और साहित्य भी। तो आइए अब साहित्य का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें दिया जा रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास जानने के स्रोत। अगर हम किसी भी, जैसे आप जीएस पढ़ते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं, पढ़ते हैं। तो वैसे एकदम धरातल लेवल पर, जमीनी स्तर पर लेकर हिंदी साहित्य को यहाँ पर आया जा रहा है कि आपको एकदम बारीक से बारीक जानकारियाँ भी दी जा सकें, जिससे आपका अधिगम सुचारू रूप से व्यवस्थित हो सके और आप एकदम जो अध्ययन करें वो ठोस रहे। तो आइए हम सबसे पहले, अगर किसी को जानना भी पड़े कि हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ कहाँ से किया जाए, क्या क्या साक्ष्य के रूप में देखा जाए, तो उसको आइए देखते हैं कि कैसे हिंदी साहित्य का इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या साधन प्राप्त हैं, उसी के आधार पर हिंदी साहित्य का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार देखें कि हिंदी साहित्य का इतिहास जानने के स्रोत, आप ये जानते हैं जैसे हिंदी साहित्य आप पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य के इतिहास जानने के क्या स्रोत हैं। स्रोत देखेंगे, ये दंत सा है ना, ये कई बार एग्जाम में वर्तनी पूछा जाता है, रिसोर्स वाला है। ये ना तो प्रेयर वाला स्रोत है और ना ही श्रोता ऑडियंस वाला है। दंत सा में देखिए र है, ये स्रोत हुआ। इसका मतलब, स्रोत का मतलब क्या, रिसोर्स। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के क्या क्या रिसोर्स हैं, क्या क्या स्रोत हैं, और बताएं क्या सामग्री प्राप्त है ना, क्या सामग्री प्राप्त है, या साहित्य इतिहास के आधार क्या है। यानी इसमें देखेंगे साहित्य धन इतिहास, यानी गुण संधि के माध्यम से साहित्य आधन इतिहास, तो ये मिल गया है यहाँ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार क्या है जानने के लिए, यानी क्या एविडेंस है, क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साक्ष्य आप जानते हैं किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अच्छा साक्ष्य किसे कहते हैं, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को मतलब अगर जानने के लिए पूछा जाए तो साक्ष्य किसे कहेंगे, क्या बताएंगे आप? चलिए आप बताइएगा। अगर जैसे अगर कहा जाए कि आप साक्ष्य किसे कहते हैं तो साक्ष्य किसे बताएंगे, चलिए आप बताइए, बताइएगा साक्ष्य किसे कहेंगे। जिसे अंग्रेजी में एविडेंस बोला जाता है ना, तो साक्ष्य किसे कहते हैं। चलिए, साक्ष्य में जानते होंगे, बताया जाता उन कानूनों या सिद्धांतों का समूह है, यानी साक्ष्य जो है उन कानूनों या सिद्धांतों का यानी समूह है जो निर्धारित करते हैं कि विधिक कार्यवाही में क्या क्या तथ्य के प्रमाण रूप से स्वीकार्य हैं। यानी कौन कौन से तथ्य जो है प्रमाण के रूप में स्वीकार्य हैं, यही है आपके साक्ष्य। मतलब जो साक्ष्य प्रमाण के रूप में स्वीकार है वही है आपका साक्ष्य। यानी जो, जैसे आप कहते हैं ना कि ये साक्ष्य हमें चाहिए, कि जो मतलब अगर कोर्ट में जा रहे हैं तो जो साक्ष्य उसको स्वीकार हैं वही आपके साक्ष्य कहे जाते हैं, कि जो प्रमाण आप देते हैं। तो अब यहाँ देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास जानने के क्या क्या प्रमाण हैं, क्या क्या साक्ष्य हैं जो स्वीकार्य हैं, तो उसको हम दो भागों में बांटा जाता है ना, उसको हम दो भागों में बांट रहे हैं और दो भागों में बांटा जाता है। एक कौन है, अंतः साक्ष्य, और एक है बाह्य साक्ष्य। यानी वो जो साक्ष्य हैं वो अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी अंतः साक्ष्य में क्या क्या मिलते हैं, कि हिंदी साहित्य के इतिहास जानने में अंतः साक्ष्य क्या क्या अवेलेबल है, उस अंतः साक्ष्य में किसको रखा जाता है। तो देखिएगा साहित्य अब देखिए हम स्पष्ट रूप से लिख दिया हूं कि साहित्य परिचय ग्रंथों से मिली सामग्री, यानी साहित्य परिचय ग्रंथों से जो सामग्री मिलती है, जो साक्ष्य मिलते हैं, उसे किसके अंतर्गत रखते हैं, अंतः साक्ष्य के अंतर्गत रखते हैं। तो अंतः साक्ष्य में देखिए क्या क्या आ रहे हैं, जैसे 84 वैश्रवण की वार्ता। एक कई बार एग्जाम, वनडे एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है 84 वैश्रवण की वार्ता किसकी रचना है। तो आप बताइए किसकी रचना है, कुछ पता है, ध्यान में गौर से समझिएगा। चलिए आप बताइएगा लिखकर। नहीं, एक गोकुलनाथ लिखा गया सामने आपके, एक गोकुलनाथ ब्रैकेट में वही रचनाकार का ही नाम है, गोकुलनाथ। अच्छा, आपसे पूछा गोकुलनाथ कौन थे, गोकुलनाथ कौन है। अगर आप जानते होंगे थोड़ा बहुत भक्ति काल के बारे में, तो आप ये जानिए वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य। ये कौन है बताएंगे, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य आप सूरदास के गुरु हैं, ये जानते होंगे। अष्टछापी कवियों की स्थापना इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने किया था। यानी वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है, अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो आप बताएंगे विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ। ठीक, आप समझिएगा। यानी वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, गौर से फिर बताइएगा, क्या बताएंगे, विट्ठल। देखिए यहाँ इसको लिखा ऐसे भी मिल सकता है आपको, जैसे कहीं ऐसे भी मिल जाए,
विट्ठलनाथ तो भी वही समझिएगा, यानी विट्ठलनाथ है। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप कवियों की स्थापना किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अष्टछाप कवियों की स्थापना कौन किया था, तो वल्लभाचार्य को टिक नहीं करेंगे, किसको करेंगे? विट्ठलनाथ को। विट्ठलनाथ ने कैसे स्थापना कब किया था, ये कुछ एग्जामों में पूछा गया है कि अष्टछाप कवियों की स्थापना कब हुई है, तो आप बताएंगे 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने पिता यानी वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर 8 शिष्यों को यानी 8 कवियों का एक क्या बनाया, ग्रुप बनाया, जिसे अष्ट छाप के कवि, अष्ट सखा कवि कहे जाते हैं। यानी यहां से भी प्रश्न बनते हैं। और वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत है आप जानते हैं कौन सा है, इनके दार्शनिक मत का क्या नाम है? शुद्धाद्वैतवाद। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वल्लभाचार्य का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? शुद्धाद्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य के बारे में आप जान गए, हमने बताया कि वल्लभाचार्य किसके गुरु हैं? सूरदास के। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के पुत्र कौन है? यही देखिएगा, गोकुलनाथ, ठीक है ना। तो गोकुलनाथ ने, अब देखिए 84 वैष्णव की वार्ता, ये पहले अपने दादा के, अब समझिएगा वल्लभाचार्य के पूछा कुल कितने शिष्य थे, तो वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे, ठीक। और विट्ठलनाथ के कितने शिष्य थे? 252 शिष्य थे, याद रखिएगा। इसी को आधार बनाकर, यानी वल्लभाचार्य के 84 शिष्य हैं और विट्ठलनाथ के 252 शिष्य हैं। इन्हीं शिष्यों को आधार में बनाकर वैष्णव भक्त थे, तो इन्हीं के आधार पर गोकुलनाथ ने रचना लिखा है 84 वैष्णव की वार्ता। एक रचना अगर पूछे किसकी रचना है तो आप किसकी बताएंगे? गोकुलनाथ की। और फिर इन्होंने अपने पिता यानी विट्ठलनाथ के शिष्यों की जो वार्ता है उसको उन्होंने 252 वैष्णव की वार्ता के नाम से संकलित करके पुस्तकाकार बना दिया। और ये दोनों रचनाएं किसके अंतर्गत आती हैं हिंदी साहित्य में? अंतःसाक्ष्य, यानी समझ गए हैं, जिसे एविडेंस कहा जाता है, यानी अंतःसाक्ष्य के रूप में प्रस्तुत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 252 वैष्णव की वार्ता हिंदी साहित्य के इतिहास जानने के स्रोत में किस स्रोत के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी 252 वैष्णव की वार्ता किस स्रोत के अंतर्गत आएगी, तो आप बताएंगे किसमें? अंतःसाक्ष्य के, यानी अंतःस्रोत कह सकते हैं, उसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। और इसको प्रमाण भी समझ सकते हैं, अंतः प्रमाण के अंतर्गत। और देखिए भक्तमाल है, भक्तमाल किसकी रचना है? अभी जो 2021 में, याद रखिएगा 2021 में सुपर टेट हुआ है, सुपर टेट यानी आप समझिएगा जूनियर सुपर टेट जो हुआ है, जूनियर सुपर टेट, उसमें पूछी गई रचना है। जूनियर सुपर टेट में रचना पूछी गई थी, भक्तमाल किसकी रचना है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब आपको मैं बता रहा हूं ये बातें कि जूनियर सुपर टेट में पूछे भक्तमाल किसकी रचना है, तो आप बताएंगे नाभादास की रचना, बहुत चर्चित है, यहीं से मैं आपको बता रहा हूं। ये भी भक्तमाल जो है, ये भी जो पुस्तक है किसके अंतर्गत रखी जाती है? अंतःसाक्ष्य के अंतर्गत रखी जाती है। फिर है अगले भक्त नामावली, ये भी कई बार एग्जामों में पूछी गई। भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास की रचना है। और फिर यहाँ देख रहे हैं शिव सिंह सरोज, ये रचना है, इसके रचनाकार कौन है? शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना को भी अंतःसाक्ष्य के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आगे देखते हैं बाह्य साक्ष्य में कौन कौन आते हैं। अच्छा, बाह्य साक्ष्य से क्या समझते हैं? करें साहित्य के अतिरिक्त अन्य साधनों से मिली जानकारी या सामग्री, यानी इसे सामग्री भी समझ सकते हैं। यानी साहित्य के अतिरिक्त, साहित्य को छोड़कर अन्य साधनों से जितनी सामग्री मिलती है उन सबको हम बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है ना। कैसे? जैसे राजस्थान, ये साहित्य की बातें हैं नहीं, राजस्थान पर, इससे हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने की जो चीजें प्राप्त होती है, हिंदी साहित्य का इतिहास जानने के लिए जो साधन मिलते हैं, जो सामग्री प्राप्त होती है, उसे बाह्य साक्ष्य के। और राजस्थान लिखा कौन है? टॉड ने लिखा है, या जीएस का भी प्रश्न समझिएगा। एक और हम बातें बता रहे हैं, हिंदुज्म एंड ब्राह्मणिज्म, ये मोनियर विलियम्स की रचना है, ये जानते होंगे, बताने की कोई जरूरत, बहुत चर्चित रचना है। ये भी देखिए, इससे भी हिंदी साहित्य इतिहास जानने के स्रोत यानी कुछ सामग्री प्राप्त होती है, तो इसको भी बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत रखा जाता है। नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट, अगर जानते होंगे नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट बहुत चर्चित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका भरपूर उपयोग किया और बताया भी है। जैसे नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट का उपयोग मिश्र बंधुओं ने भी किया है। तो अब समझिएगा नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट से जो जानकारियां हमें मिलती हैं वो भी बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत रखी गई हैं। इसमें कई लोग हैं तो इसलिए यहाँ नाम का उल्लेख नहीं किए हैं, आपको आगे बताएंगे। फिर आगे देखिएगा बाह्य साक्ष्य में प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री, अगर कोई प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री मिल रही है तो उसको भी हम बाह्य साक्ष्य के रूप में रखते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भी अगर मिल रहे हैं, उससे हिंदी साहित्य की जो जानकारी मिलती है उसको भी हम किस में रखते हैं? बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत। शिलालेख से जो जानकारियां मिलती हैं हिंदी साहित्य को जानने के लिए, जैसे आप समझ होंगे बहुत से राजे जो आदिकाल की रचनाएं हम पढ़ते हैं या भक्ति काल की जो शिलालेखों से प्राप्त होती हैं, उसको भी हम क्या करते हैं? बाह्य साक्ष्य में रखते हैं। और जनश्रुतियां जिसे किंवदंतियां इत्यादि आप कहते हैं, इसको भी हम किस में रखते हैं? बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत रखते हैं। यानी आपको अब अच्छे से समझ गए होंगे आप सभी लोग
कि हिंदी साहित्य इतिहास जानने के क्या स्रोत हैं, क्या सामग्री है, या उसको इतिहास को जानने के लिए आधार क्या है, बेस क्या है, किसके आधार पर हम हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं जो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। तो आप किसको बताएंगे? कितने साक्ष्य हैं? 2 साक्ष्य। कौन कौन? अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य के अंतर्गत किसको लिया जाता है? साहित्य, यहां लिखा गया है देखिएगा, साहित्य परिचय ग्रंथों से, यानी जो साहित्य परिचय ग्रंथ हैं इससे मिली जितनी सामग्री हैं, जितनी जानकारी है, उसे किस कोट में रखेंगे? अंतः साक्ष्य के अंतर्गत रखेंगे। और बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत किसको रखेंगे? साहित्य के अतिरिक्त जो अन्य साधनों से मिली सामग्री या जानकारी होती है उसे बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत रखते हैं। तो आप जान गए होंगे, कई बार एग्जाम में सब प्रश्न पूछे गए हैं। हमने बताया ये सब रचनाओं को भी इसी समय याद रखेंगे तो सबसे सुटेबल होगा। और ये भी जान गए होंगे ये चीजें कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं। तो आइए फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में और कुछ हम अध्ययन करते हैं। आइए तब हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विधियां। ये भी परीक्षाओं में बराबर पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आप इस बात को जानते होंगे। जैसे आरपीएससी इत्यादि एग्जाम में, डीएसएसबी में भी कुछ जगह कई बार पूछे गए हैं, आश्रम पद्धति में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा ध्यान दिया जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कौन कौन विधियां हैं। अगर कहा जाए हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की कौन कौन सी विधियां सर्वाधिक प्रचलित हैं, यानी जो सर्वाधिक प्रचलित से तात्पर्य है कि जो प्रचलित हैं, कहने का तात्पर्य है कि वो विधियां हैं और उसी को पद्धतियां भी कहा जाता है कि वह हिंदी की कौन सी पद्धति है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जिसपे कौन सा इतिहास लिखा गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं सबसे पहले तो वर्णानुक्रम पद्धति पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखने वाला इतिहास लेखक कौन है तो आप क्या बताएंगे? गारसा दत्तासी हैं और एक शिव सिंह सेंगर है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, जो इतिहास लिखा गया है वर्णानुक्रम पद्धति पर कौन लिखा है, तो आप बताएंगे गारसा दत्तासी एक लोग और दूसरे शिव सिंह सेंगर। आप कहेंगे इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। डीएसएसबी मतलब ये समझिए कई बार पूछा गया है, आरपीएससी में कई बार पूछा गया है, यहाँ तक कि टेट में भी पूछा जा रहा है प्रश्न इससे कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है। और यहाँ तक कि ये रचना पूछी गई तो यहाँ गारसा दत्तासी को विकल्प दिया था, आंसर की भी गलत आई थी। 2017 में पूछा गया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो आंसर की गलत आयोग ने क्या दे दिया था? गारसा दत्तासी को दे दिया, यानी तासी को दिया था, जबकि तासी इसके नहीं है। उसके लेखक कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन, जिसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भी कहा जाता है, वो लिखे थे और उसका आंसर दे दिया था पहली बार आयोग ने क्या? गारसा दत्तासी को। बाद में संशोधन करके सही किया। यानी जब आप उसको प्रमाण या प्रूफ के रूप में दे पाएंगे तो आप जानते हैं बिना साक्ष्य को मानेगा नहीं आयोग भी। तो आप समझे गारसा दत्तासी की रचना क्या है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला ग्रंथ, चलिए आप बताइएगा लिखकर, बोलेगा कोई नहीं। आप बताइएगा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? बस इतना ही, ध्यान नहीं आ रहा है? आप बताइएगा। नहीं पता, चलिए मैं बता रहा हूं आपको ना, ध्यान रखिएगा। यह है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ, इस्तवार पढ़ ले रहे हैं ना इसको, कुछ कठिन हिंदी लग रही होगी, ये द है, पढ़ ले रहे हैं, चलेगा। लिखा गया इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदु एंदुस्तानी। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए लिटरेत्यूर, ऐसे कुछ जगह ये लिखा मिलता है बड़ा ऊ की तरह, तो भी आप वो टाइपिंग में आ जाती कई बार गलतियां कि जो लोग टाइपिंग, तो ये इस्तवार दाला लिटरेत्यूर ऐसे ही होना चाहिए। एंदुई ए एंदुस्तानी, देखिए कुछ जगह ए नहीं देता है, केवल इतना लिखता है एंदुई एंदुस्तानी। तो आप इसको याद रखिएगा। ये पुस्तक जो सिविल में लोग इस्तेमाल करते हैं, जो प्रमाण के रूप में देखा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र की, वो इतिहास तो लिखे नहीं है, वो कैसी पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास, बताइएगा। संपादित पुस्तक है, ठीक है ना, यानी संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। उसमें कई लेखकों ने मिलकर उस पुस्तक का निर्माण किया है। तो उसी के आधार पर आपको बताया जा रहा है कि इस पुस्तक में क्या नाम दिया गया है। मतलब ये पुस्तक प्रमाणित भी है। अगर आपको आयोग कोई चीज आगे पीछे आंसर कर रहा है तो आप इसको लगा के अपना नंबर ले सकते हैं। इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदु एंदुस्तानी, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि कहीं कहीं ए नहीं देता है, एंदु एंदुस्तानी कुछ पुस्तकों में लिखा गया है। लेकिन आप अगर ऐसा भी नहीं दे रहा है तो वो भी प्रमाण के रूप में समझिएगा। अरे ये नहीं दे रहा है तो आप इतना भी याद कर लेंगे तो भी चल जाएगा। इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदु
हिंदुस्तानी तो भी चल जाएगा, ऐसा मिला रहा है तो टिक कर लेंगे। अगर विकल्प नहीं टैली कर पा रहा है कहीं तो अगर यही अंतिम मिल रहा है तो आप गलत नहीं करेंगे। अब ये आपको आश्चर्य लग रहा होगा इतना कठिन नाम कैसे, 21 भाषा में लिखा गया है। अच्छा आपसे पूछा हिंदी साहित्य का कई बार एग्जाम में पूछा गया, यहाँ तक कि एमपी में पूछा गया था, एमपी टेट में पूछा गया और वनडे एग्जाम में कुछ जगह तो पूछा जा रहा है। ये पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया, तो आप बताएंगे कि इसमें फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच यानी हिंदी में नहीं लिखा गया है, ठीक। और ये वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा, किसके वर्णानुक्रम पद्धति, अंग्रेजी के वर्णानुक्रम पद्धति पर, अंग्रेजी के वर्णानुक्रम पद्धति पर। अब जैसे ए से जिन लोगों का नाम आ जाएगा वो पहले आ जाएंगे, समय को नहीं ध्यान दिया गया, यानी ए से जितने लोग हैं उनका नाम पहले आ जाएगा, फिर 20 नाम वाले जितने लोग हैं उनका नाम पहले, सी नाम वाले, यानी भले जेड नाम वाला पहले जन्म ले लेकिन उसका उल्लेख सबसे अंत में होगा। यानी इस पद्धति में दोष पाया जाता है, मतलब लिखने की पद्धतियां समझते हैं इतिहास के रूप में, गिना तो नहीं मुख्यतः जाता, लेकिन इतिहास लिखने का पहला प्रयास मतलब गारसा ताशी ने किया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का, कई बार एग्जाम पूछा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया, तो गारसा ताशी ने किया है, यानी प्रयास है ना, सबसे पहले प्रयास कौन किया है, गारसा ताशी। नाम क्या है, इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। आगे देखिएगा शिव सिंह सेंगर, यह इनकी रचना का नाम आप जानते होंगे क्या है, शिव सिंह सरोज, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शिव सिंह सरोज, रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय प्रथम संस्करण में यानी प्रथम वक्तव्य में इनका उल्लेख शुरुआत में ही कर देते हैं। रामचंद्र शुक्ल नाम जानते होंगे, रामचंद्र शुक्ल शिव सिंह सेंगर का उल्लेख सबसे पहले करते हैं अपने प्रथम वक्तव्य में। आप इस बार नोट कर लीजिए इनको, फिर बता रहे हैं आपको क्या उल्लेख करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, गौर समझिएगा। रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के उल्लेख में सबसे पहले क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं इस बात को कि हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने प्रस्तुत किया। यानी सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो क्या प्रथम संस्करण का वक्तव्य में ये बात लिखते हैं सबसे पहले। अगर आपसे पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रथम वक्तव्य संस्करण में किसका उल्लेख किया है, सबसे पहले तो शिव सिंह सेंगर का उन्होंने किया है। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया, चलेगा समझ। और ये जो शिव सिंह सेंगर लिखते हैं ये भी वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया, जैसे आकार से, आ वाले नाम से जितने उनको पहले आ जाएंगे। जैसे अब समस्या यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाती है, जैसे समझ जाइएगा, अगर किसी का नाम का से है और किसी का नाम आ से है तो समझिएगा, जैसे अगर कहते कबीर, ठीक, और कहते अज्ञे, ठीक, तो ये समझिएगा अज्ञे पहले आ जाएंगे, कबीर बाद में आ जाएंगे। जबकि आप जानते होंगे अज्ञे का जन्म किस में हुआ, बाद में हुआ है ना, और कबीर का पहले हुआ। कबीर भक्ति काल के, अज्ञे किस में है बताइएगा, प्रयोगवादी कवि हैं, तो अज्ञे पहले आ जाएंगे, यानी आकार पहले आ वाले आएंगे फिर का वाले बाद में आएंगे। शिव सिंह सेंगर ने इस प्रकार का इतिहास लिखा है। इसका मतलब इनका भी कैसा है, वर्णानुक्रम पद्धति पर है, ठीक, अल्फाबेट क्रम में। चलिएगा नेक्स्ट देखा जाए, कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया। ये देखिए टेट में इनके इतिहास को पूछा गया कई बार वनडे एग्जाम में, यहां तक कि हमने बताया इसके आंसर, इनके आंसर की को भी गलत दिया गया था। अब कहा जाए ग्रियर्सन की रचना का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो देखिएगा इनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इनकी रचना का नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये टेट 2017 में पूछा गया था, टेट 2017 में भी पूछा गया है, और आंसर की ने पहले गलत दे दिया था। रचनाकार हैं ग्रियर्सन, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, लेकिन आयोग ने पहली बार दे दिया था आंसर की क्या, ताशी को, बाद में संशोधित करके सही किया। यानी जो लोग ताशे वाले तुक्का वाले सही हो गए थे उनका नंबर घट गया था, और जो लोग सही लगाए थे जिनका घटा नंबर था बाद में बढ़ गया था। यानी ये समझिए कई बार घटना ऐसी भी टेट में अब आ रही है बातें कि जिनका सही आंसर दिया जाए, यानी जो लोग गलत वाले को जोड़कर 90 नंबर पा के पास हो गए थे, बाद में उनका गलत वाला नंबर कट गया तो 89 हो गए, यानी वो फेल हो गए, मतलब जो जनरल कोड में रखे जाते थे, अब समझिएगा। और इसके बाद जो 89 नंबर पाए थे, कुछ लोग मेरे संपर्क में ऐसे थे कि जिनका ये वाला सही होकर कटा था, मतलब सही आंसर था, आयोग ने पहली बात गलत आंसर देखकर 89 जुड़ रहा था, उनका 90 हो गया, वो पास हो गए। तो ऐसे भी कई बार घटनाएं घटती हैं, तो आप सावधानी के साथ अध्ययन करेंगे, सही रखेंगे तो अंत तक नंबर आपको मिलेगा, गलत नहीं होगा। तो वह द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल, इसी का नाम ऐसे कहते हैं मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। तो नादर्न हिंदुस्तान के नाम से करते हैं, कहीं कहीं रचनाएं हिंदुस्तान की जगह हिंदुस्तान कर देता है, इसमें हिंदुस्तान है ना, ये हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान कर देता है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान,
यानी ये देखिए बिंदु है हिंदुस्तान, तो कहीं कहीं हिंदुस्तान लिख देता तो भी आप हिंदुस्तान हिंदुस्तान यानी हिंदी वर्जन है, ये किस भाषा में लिखा गया तो जान ही रहे हैं इस बात को, इसको आपको कोई दिक्कत कहने में कोई समस्या नहीं है, जिससे आपको ये चीजें स्पष्ट हो जाए। यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये लिखे हैं। फिर अगले रचनाकार हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कालानुक्रम पद्धति पर लिखने वाले कौन से इतिहासकार हैं तो ग्रियर्सन का नाम लेंगे और मिश्र बंधु का नाम लेंगे। हमने बताया कई बार एग्जाम, मिश्र बंधु की रचना क्या है, मिश्र बंधु में 3 भाई आते हैं, कौन कौन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिश्र बंधु की रचना क्या है, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना का नाम है, यानी ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। और मिश्र बंधु विनोद के बारे में हमने आपको चर्चा किया कि किसकी रचना है, मिश्र बंधुओं की, 3 भाई हैं, इसको अभी आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन लोग हैं। तो आप समझिएगा, आपसे ये पूछा जाए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखने की क्या पद्धति है, किस पद्धति पर लिखा गया तो आप बताएंगे कालानुक्रम पद्धति पर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिश्र बंधु विनोद किस पद्धति पर लिखा गया तो आप बताएंगे ये भी कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। आइए आगे देखा जाए, विधेयवादी पद्धति, ये बहुत चर्चित बातें आती हैं। इसके हिंदी में शुरुआत करने वाले, सूत्रपात करने वाले विधेयवादी पद्धति के कौन माने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल। लेकिन आपसे अगर ऐसा प्रश्न, तो यह ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है, प्रारंभकर्ता कौन है, तो किससे आप बताएंगे, बताइए गौर से। हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति से इतिहास लिखने के सूत्र, मतलब स्टार्टिंग प्रारंभ कौन किया था, तो इस पद्धति के आप जानते हैं जन्मदाता कौन है, तेन है। तेन का नाम नहीं सुना, ये कहाँ के हैं तेन कहाँ के हैं विद्वान, तो तेन आप बताएंगे कहाँ के हैं, फ्रांस के विद्वान हैं। तेन जो है फ्रांस के विद्वान हैं, इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति पर इतिहास यानी लिखने का प्रारंभ बताया था। तो उसमें 3 यानी विधेयवादी पद्धति, इस पद्धति को उन्होंने 3 भागों में बांटा, जाति, वातावरण और क्षण। इन्होंने कहा जाति, वातावरण और क्षण, समझ बातें आई, अभी समझ रहे हैं कि नहीं, जाति, वातावरण और क्षण, यानी जाति, वातावरण और क्षण को 3 भागों में बांटकर इन्होंने विधेयवादी पद्धति की शुरुआत किया और हिंदी में आकर रामचंद्र शुक्ल ने इसको आगे बढ़ाया, यानी रामचंद्र शुक्ल ने शुरुआत किया हिंदी में। और अगर आपसे पूछा जाए तो तेन इसके जन्मदाता हैं, कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं, इस बात को समझ गए होंगे। फिर आगे देखा वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति में क्या है, अब वैज्ञानिक पद्धति को देखा जाए तो इसमें गणपत चंद्र गुप्त हैं, इनकी हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यानी ये इनके रचना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यानी ये कौन लिखे हैं, गणपत चंद्र गुप्त की रचना है। यानी इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो आप समझ गए होंगे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के कई प्रयास किए गए हैं, यानी कई पद्धतियों का। तो कौन है, एक वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। कई बार एग्जाम में पूछा गया है हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की कौन सी पद्धतियां है या कौन सी नहीं है, तो आप इसको ध्यान देंगे, यही चर्चित है, बहुत प्रसिद्ध है। वर्णानुक्रम पद्धति पर कौन कौन इतिहास लिखे गए हैं, इस्तवार, दालाल, लिटरेचर, हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, जिसके क्रमशः हमने बताया इतिहासकार कौन है, गारसा ताशी हैं, इस्तवार, दालाल, लिटरेचर, हिंदुस्तानी के। और शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ है, मतलब शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। फिर आपको हमने बताया कालानुक्रम पद्धति पर कौन लिखा है, तो ग्रियर्सन ने लिखा है, रचना क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मिश्र बंधु ने क्या लिखा है, मिश्र बंधु विनोद लिखा है। फिर विधेयवादी पद्धति को हमने बताया रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी चर्चा हम अच्छे ढंग से आगे भी करेंगे। फिर वैज्ञानिक पद्धति पर हम देखते हैं गणपत चंद्र गुप्त का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो आइए अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा देखते हैं। आइए हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की क्या परंपराएं रही हैं, किस परंपरा से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, इसको भी हम थोड़ा ध्यान दें। और ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है और हमने आपको बताया आपको यहाँ स्पेशल कुछ खास अध्ययन करते चलना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ, तो अब आप बता ले जाएंगे, कोई बताने में कोई झिझक नहीं होगी। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ का क्या नाम बताएंगे, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। अगर कहीं ये भी लिखा मिले विकल्प में इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी तो भी चल जाएगा, ठीक। इसे ध्यान दीजिए, किस भाषा में लिखा गया हमने आपको बताया, फ्रेंच भाषा में। कौन लिखा है, गारसा ताशी। यानी ध्यान दीजिएगा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी में नहीं लिखा गया ना, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में। अगर कई बार एग्जाम में पूछा गया है
कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, तो आप बताएंगे फ्रेंच भाषा में। हिंदी, संस्कृत, तमाम बातें आप ना कह के नहीं बताएंगे इसमें, कि अपभ्रंश इत्यादि। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया, जिसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। हमने आपको बताया गौर से। अब समझिएगा इसके लेखक कौन है, तो गारसा द ताशी हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि कई बार पूछा गया है कि गारसा द ताशी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने कवियों को संकलित किया है, तो ये समझिएगा 738 कवियों को इन्होंने संकलित किया है, 738 कवि, ठीक, यानी 738 कवियों को सम्मिलित किया है, जिसमें मात्र इसने 72 कवि को क्या किया है, 72 हिंदी के कवि हैं, यानी इन्होंने मात्र 72 हिंदी के कवियों को अपने ही इतिहास ग्रंथ में जगह दिया है। यानी शेष कौन कवि हैं आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, शेष कितने कवि हैं कि जो इन्होंने दूसरे लोगों को स्थान दिया है, तो शेष उर्दू के कवि हैं, जिसमें इन्होंने 6 से 66 कवि, अगर आप 72 और 66 जोड़ेंगे यानी 6 यानी 666 में अगर आप 72 जोड़ेंगे तो 6 2 8 और फिर 6 2 12 1 13 और एक हासिल हुआ 6 1 7, 729 कवि हुए। अब समझिएगा इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में मात्र हिंदी के 72 कवियों का स्थान दिया है, कवियों को स्थान मिला यानी दिया गया, शेष उर्दू के कवि हैं, यानी ये उर्दू के कवि हैं। यानी अब आपसे प्रश्न यहाँ बन जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो पहला लिखा गया है उसमें किन कवियों को सम्मिलित किया गया है, तो उर्दू और हिंदी के कवियों की को संकलित किया गया है, उसमें समाहित किया गया है। तो उर्दू के कितने कवि हैं, 666, और हिंदी के कवि कितने हुए, 72। तो अब समझिए इतने ही कवि हैं। अब इसलिए इसको बता रहे हैं, पिछली बार अभी जूनियर जो सुपर टेट हुआ था उसमें ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछा गया था, उसने पूछा था इस इतिहास के संबंध में कौन सी बातें सही हैं, अभी आगे बताएंगे। तो एक चीज समझ गए। अच्छा एक चीज और है आपको बताना है कि इस मतलब इस्तवार दाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद कौन कराया था, तो समझिएगा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में, क्या 1952 में इसका हिंदी अनुवाद कराया है। किस सन में, 1952 ईस्वी में। कौन कराया है, आपसे पूछा जाएगा कौन कराया है, तो आप क्या बताएंगे, डॉक्टर लक्ष्मी सागर, लिखा गया ना वार्ष्णेय, देखिएगा वार्ष्णेय लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, वार्ष्णेय यानी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद कराया, यानी हिंदी भाषा में अनुवाद इन्होंने कराया, यानी हिंदी भाषा में अनुवाद कराया, और उसका नाम क्या दिया है ये आपसे पूछा गया, हिंदुई साहित्य का इतिहास। इन्होंने हिंदी में क्या नाम दिया इसका, हिंदुई साहित्य का इतिहास, समझिएगा इसका इन्होंने नाम दिया हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसको थोड़ा हम लिख दें यहाँ, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि इसमें हिंदी के कितने कवि हैं, 72 कवि हैं, किसमें, गारसतासी के इतिहास में, और 666 उर्दू के कवि हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे। आप ध्यान दीजिएगा जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद जब कराया तो लिखाया क्या, हिंदुई साहित्य का इतिहास। यानी अब आपसे पूछे, यहां से जो प्रश्न बनते हैं पूरी संभावनाएं समाप्त हो जाए कि आपका प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि एकदम जड़ है, प्रारंभिक बेस है, यहां से कभी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद कौन कराया, तो आप बताएंगे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। कब करवाए, 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। और किस नाम से कराए, हिंदुई साहित्य का इतिहास। कोई दिक्कत, आप नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी पर। तो इन्होंने किस नाम से कराया, हिंदुई साहित्य का इतिहास। अब समझिएगा जो ताशी की पुस्तक है इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, हिंदुई के लिए समझिएगा हिंदवी शब्द यानी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी यानी उर्दू शब्द इस्तेमाल किया गया है। यानी जो हिंदुस्तानी है इसके लिए हिंदुस्तानी यानी उर्दू शब्द है, और जो हिंदुई है इसके लिए क्या है, यानी हिंदुस्तानी के लिए हमने क्या बताया आपको, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी से तात्पर्य उनका था उर्दू से, और जो हिंदुई है, हिंदुई से हिंदुई है, इसका मतलब हिंदुई समझिए, इससे हिंदी से तात्पर्य नहीं, ये हिंदी से तात्पर्य हुआ या उर्दू से तात्पर्य हुआ, तो समझ गए। इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी यानी हिंदुई हिंदी का द्योतक है, हिंदुस्तानी किसका है, उर्दू का द्योतक है। तो बात समझ गए होंगे दोनों बात को। अगर ये भी एग्जाम में कुछ जगह पूछा गया हिंदुई किसका द्योतक है, या हिंदुई क्या बात इंडिकेट कर रहा है, क्या संकेत, तो हिंदुई जो है इसके लिए, हिंदुई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी यानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है इनके इतिहास ग्रंथ में। चलिएगा, तो
अब इसका एक बात और आती है कि इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था, यानी अभी समझिए 1839 ईस्वी है ना, देख रहे हैं, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था पेरिस में, इसको भी याद रखिएगा, पेरिस में पुस्तक छपी थी। उस समय इसके दो भाग किए गए, पहले भाग का प्रकाशन जो है 1839 में छपा और इसका दूसरा भाग कब निकला? 1847 में, ठीक है ना। यानी जो गारसा तासी का इतिहास ग्रंथ है वो दो भागों में पहली बार प्रकाशित हुआ, पहले संस्करण के रूप में समझिएगा। तो पहला भाग 1839 इसी से चर्चित हुआ, दूसरा भाग 1800, तीसरा जब हम देखते हैं कि इसको दूसरे संस्करण के रूप में 1871 में, 1871 ईस्वी में इसको संशोधित किया गया, संशोधित करके दूसरा संस्करण निकाला गया, तब इसके 3 भाग हो गए। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इस्तवार दाल और लिटरेचर हिंदुस्तानी के कितने संस्करण निकले, तो आप बताएंगे 2। पहले संस्करण में कितने भाग थे? 2 भाग थे। और दूसरा संस्करण जो 1871 में निकला उसमें कितने भाग हो गए, तो आप बताएंगे 3 भाग हो गए। तो इस बात को समझ में आ गई होंगी। अब ये छपा, हमने आपसे बताया कहाँ से छपा है, ये पेरिस से छपा, यानी पेरिस में मुद्रित हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य समिति, यानी प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति समझिएगा, यानी यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ, यानी छापा गया था। यानी हमने बताया कि 3 भागों में 1871 में निकला। अगर पूछा गया दूसरे संस्करण में गारसा तासी का इतिहास ग्रंथ कितने भागों में बट गया था, तो आप बताएंगे 3। ये कई बार इतनी बारीकी प्रश्न पूछे गए। चलिएगा अब दूसरे को देखा जाए। इससे जितने प्रश्न बनते थे मैंने आपको, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गारसा तासी किस भाषा के विद्वान थे, तो आप बताएंगे फ्रेंच भाषा की। क्लियर, कोई डाउट नहीं? डाउट। चलिए आगे देखा जाए। 1848 ईस्वी में एक मौलवी करीमुद्दीन है, इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। इनकी इतिहास ग्रंथ का तजकिरा ई शुअराई हिंदी, ध्यान दीजिएगा, तजकिरा ई शुअराई हिंदी, कहीं तजुब शुअरा भी कहा जाता है इस पुस्तक को, यानी तजकिरा ई शुअराई हिंदी के नाम से कौन लिख रहे हैं? मौलवी करीमुद्दीन। अब मौलवी करीमुद्दीन जो है, बताया जाता है कि इन्होंने पहली बार कालक्रम का तो ध्यान दिया लेकिन वर्गीकरण ठीक से नहीं किया है। और इसमें बताया जाता है कि जो करीमुद्दीन है, इनके इतिहास ग्रंथ में 1004 कवि हैं। कितने हैं? 1004 कवियों को स्थान दिया गया, 1004, जिसमें मात्र 62 कवि हिंदी के हैं। अब हिंदी को ध्यान दिया जा रहा है इसलिए, यानी मौलवी करीमुद्दीन का जो इतिहास ग्रंथ है तजकिरा ई शुअराई हिंदी, इसमें 1004 कवियों को स्थान दिया गया है, जिसमें हिंदी के मात्र 62 कवि सम्मिलित किए गए। तो आप समझ गए मौलवी करीमुद्दीन की रचना। फिर आगे देखा जाए कि 1873 ईस्वी में लिखी गई रचना भाषा काव्य संग्रह, ये कई बार पूछा गया है। इसके रचनाकार है महेश दत्त शुक्ल। ये पुस्तक जो है नवल किशोर प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। नवल किशोर प्रकाशन कहाँ पर स्थापित? लखनऊ में। तो ये पुस्तक लखनऊ में छपी। लखनऊ आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, बताने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं से छपी थी। और किस प्रकाशन से? नवल किशोर प्रकाशन। आप इस बात को समझ गए होंगे। अब एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, इसको कहाँ से छपी है? लखनऊ से। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप, लखनऊ से छपी है। प्रकाशन का क्या नाम है? प्रकाशन जो जहां से छपी, नवल किशोर। कौन सी? नवल किशोर। और कहां से? लखनऊ से। अगली रचना देखा जाए। अगली रचना है शिव सिंह सरोज। ये कब निकलती है, यानी कब छपती है? 1883 ईस्वी में। इसके लेखक कौन है, यानी इतिहासकार कौन है? शिव सिंह सेंगर। हमने बताया कि रामचंद्र शुक्ल शिव सिंह सरोज का एक नाम दिए हैं और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल इसको क्या कहते हैं? एक वृत्त संग्रह, समझिएगा, इन्होंने इसे एक वृत्त संग्रह के नाम से बताया। यानी इन्होंने क्या बताया सिंह सरोज को? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल शिव सिंह सरोज को क्या मानते हैं? एक वृत्त संग्रह, या इसे आप कवि वृत्त संग्रह समझिएगा, यानी वृत्त संग्रह, यानी कवियों के वृत्त संबंधी संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल इसे मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है इस रचना को तो ये सन देते हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है, यानी समय द्वितीय संस्करण के रूप में शिव सिंह सरोज नवल किशोर प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। तो कहेंगे इसका पहला जो है प्रकाशन कब हुआ, यानी इसका पहला प्रकाशन कब हुआ, किस सत्र में हुआ? तो आप क्या बताएंगे? चलिए आप बताइएगा, किसको पता है? चलिए आप लिखकर बताइएगा, बोलना नहीं है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि शिव सिंह सरोज का पहला प्रकाशन कब हुआ है, यानी पहले संस्करण का प्रकाशन कब हुआ है, ये कई बार एग्जाम में 1883 विकल्प नहीं देता, तो आप क्या बताएंगे? बताइए गौर से।
आपको तो बता देना चाहिए। क्या बताएंगे आप, बताइए लिखकर। 1878, 1878, ये ध्यान दीजिएगा। शिव सिंह सरोज का पहला प्रकाशन यानी पहला संस्करण समझिएगा 1878 ईस्वी में हुआ है। और ये कहाँ से लिएगा, आप कहेंगे ये कहाँ से रचना आ गई, मतलब ये सन आप हो सकता है ना आप अध्ययन किए हों जो लोग, तो ये समझिएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास नाम जानते हैं, क्या नाम है? रामस्वरूप, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, नाम ध्यान दिए हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। उसमें उल्लेख किया गया है कि इसका पहला संस्करण 1878 में निकला है और ये दूसरा संस्करण 1883 में, यही फेमस हुआ। और ये कहां से निकला है? लखनऊ के नवल किशोर प्रकाशन से प्रकाशित हुआ और यहीं से फेमस हो गया, यानी प्रसिद्ध हो गया। तो ये शिव सिंह सरोज के बारे में आप स्पेशल जानकारी रखिएगा खासकर, यानी ये ध्यान देना है कि शिव सिंह सरोज जो है पहला 1878, कई बार विकल्प में क्या करता है ये नहीं दिया है और यही दिया है, तो कुछ लोग जो याद किए होते हैं 1883 फंस जाते हैं टिक करते समय, तो आपको यहाँ ध्यान देना है। अगली रचना देखिएगा 1888 में, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज गियर्सन की रचना। हमने बताया ये टेट में कई बार पूछा गया है, आरपीएससी में कई बार पूछा गया है, एमपी में कई बार पूछा, मतलब हर राज्यों में अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न, ये सब बराबर। कई बार ये सीक्वेंस इसलिए रख रहे हैं कि इनका कार्यक्रम टेट में कई बार अभी देखेंगे हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का क्रम पूछा था ईयर वाइज, तो हम इसलिए इसको यहाँ सीक्वेंस दे रहे हैं कि जैसे अगर आपसे क्रम कहीं पूछ ले तो आप गलतियां ना करें, यानी गलती ना हो और आप सही आंसर ले सकें, ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग कर सकें, यानी हिंदी में पूर्णतः जितने अंक के दिए जा रहे हैं प्रश्न संपूर्ण अर्जित करें, इस वजह से इसको भी ध्यान में रखा गया है। यानी 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मतलब आयोग ने पहली बार इसका आंसर की गारसा तासी को दे दिया था। और अगर आपके पास प्रमाण रहेगा तभी आपसे माना जाएगी बात है कि ये कहाँ से, यानी कौन लेखक है, तो प्रमाण के रूप में हमने कई पुस्तकों का उल्लेख मैं कर ही रहा हूं। तो इसके बाद में आयोग ने इसका आंसर चेंज किया। तो जिनके पास अगर ये पुस्तक साल पेपर आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा जो लोग साल पेपर सॉल्व कर रहे हैं टेट का खासकर, तो पहली बार जब आयोग ने आंसर की दिया था इसका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के इतिहासकार या रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो उस समय आंसर आ गया था गारसा तासी। तो कितने जो छापने वाले हैं साल पेपर को छाप दिए थे गारसा तासी, उन बच्चों को ध्यान देना है कि गारसा तासी नहीं होंगे, उनको फिर वहां संशोधन करके बाद में आयोग ने 1-2 महीने बाद आंसर की बदला है। 1 महीने बाद समझिएगा, वो पुस्तक वाले छप चुकी थी जो साल पेपर थे, तो बाद में संशोधित होकर वाला आप पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसी गलतियां कई बार लोग करते हैं, तो आपके प्रमाण कहते हैं कि सर यहाँ आंसर ये दिया गया, तो आप इसको सावधानी से देखिएगा, आप लेटेस्ट चीजें ध्यान देंगे तो ज्यादा सही होगा। और हमने बताया आप रजिस्टर्ड पुस्तकों को ही ध्यान दें। चलेगा, अब आश्रम पद्धति में कई बार इससे लेकर पूछा गया है। अब देखिएगा एक इसी से जॉर्ज गियर्सन के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, 1889 मानते हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो नाम देते हैं मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यानी वो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ, यहां नॉर्दर्न हिंदुस्तान वो कर देते हैं, नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इसके लेखक जॉर्ज गियर्सन को रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, तो यहाँ नॉर्दर्न लगा देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आश्रम पद्धति में कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका रचना वर्ष पूछेगा तो रामचंद्र शुक्ल 1889 बताएं, यानी देखिएगा ये 88 ये 89 नॉर्दर्न अगर जुड़ जा रहा है, ये आश्रम पद्धति में पूछा गया है। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और पूछा था किस वर्ष लिखा गया है रचना, ये पूछा गया था, यानी उत्तर प्रदेश के। आप समझ गए होंगे प्रश्न को, तो अब समझिएगा उस समय जो विकल्प दिया था 88-89 दोनों दिया गया था और 89 माना था, तो ये रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किए हैं। और क्या कहते हैं वो, रामचंद्र शुक्ल का मैं कथन बता रहा हूं आपको, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि अपने पुस्तक में वो कहते हैं कि हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके बाद सन 1889 ईस्वी, जो मैं आपको यहां बता रहा हूं 1889 ईस्वी ना, 1889 ईस्वी में डॉक्टर अबसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ, अब यहाँ जो आप लिखा गया रामचंद्र शुक्ल यहाँ आव भी कर दिए अपनी पुस्तक में, आव नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यानी क्या किए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से 1889 ईस्वी में वैसा ही एक बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। यानी अब आपसे कई बार एग्जाम पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, बड़ा कवि वृत्त संग्रह किसको कहते हैं, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ
नादन हिंदुस्तान को। तो यहाँ से क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। और हमने बताया कई बार पूछा जा रहा है ना, कौन सी रचना, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, इसकी रचना के बारे में अभी टेट में एक बताएं प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं, इससे संबंधित बारे में कि आप ये जानिए इतनी रचनाओं के बारे में जो बातें कही जाती हैं उसमें टेट में एक प्रश्न पूछा गया था और विकल्प क्या दिया था। मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं, पेपर सहित मैं बता रहा हूं कि ये प्रश्न क्या पूछा गया है। यहां देखेंगे आप गौर से, क्वेश्चन संख्या 112, ठीक है, कि क्या पूछा जा रहा है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये है जूनियर सुपर टेट का पेपर। इसमें पूछा गया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। विकल्प दिया था, इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। ये गलत विकल्प है। 5000 कवियों का स्थान मिश्र बंधुओं ने दिया है, अपने मिश्र बंधु विनोद में। ये क्वेश्चन, ये विकल्प कट जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया, ये भी गलत है, 11 भागों में बांटा गया है। आगे दिया गया, इसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन किया गया है, ये भी इसमें नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये अलग कर दिए हिंदी के कवियों को। कवियों और लेखकों को कालानुक्रम अनुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया, यही विकल्प सही होगा। अब देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इनमें कितने कवियों को संकलित किया गया, ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आप ये गलती ना करें, इतना डीप भी पूछ रहा है कुछ, और ये किसमें है, सुपर टेट का ही प्रश्न है। यानी वनडे वाले भी सावधान रहें और जो हिंदी वाले स्पेशल दे रहे हैं वो भी यहाँ से सावधान रहें कि यहाँ क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। अब समझिएगा, अगर आपसे पूछे द मॉडर्न, और उसमें पूछा लगभग 5000 कवियों को सम्मिलित किया गया था, ऐसा नहीं है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों को सम्मिलित किया गया है, तो कितना बताएंगे, कितने कवि का नाम बताइएगा। इन्होंने 952 कवियों को सम्मिलित किया है, 952 कवि। कौन, जॉर्ज गियर्सन ने। जॉर्ज गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को सम्मिलित किया है, 952 कवियों को सम्मिलित किया है। और अगर आपसे कहा जाए कि जॉर्ज गियर्सन की रचना को हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है सच्चे अर्थों में, अगर ये भी पूछा जाए कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आप यही बताएंगे, सच्चे अर्थों में। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ, तब आप बताएंगे इस्तवार दाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। सच्चे अर्थों में नहीं है, किसमें कई चीज कमियां हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में कहा जाए हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ, तो आप बताएंगे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें कितने कवियों को स्थान दिया गया है, 952 कवियों का। अब इसका हिंदी अनुवाद कौन किया है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे। यानी इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो अनुवाद किया हिंदी में, वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। यानी इसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, नोट करिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन लिखा है, यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब देखिए, कहीं कहीं वर्नाक्यूलर को ऐसे भी लिखा गया, छोटा ऊ लगा दिया गया, तो आप इसे डाउट मत आइएगा, वो ट्रांसलेट हिंदी के वर्तनी में इतना दूसरे भाषा अनुवाद में चलता है। तो इसमें बताएं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद कौन किया है, तो किसको बताएंगे आप, बताइएगा कौन, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। कब किया, 1957 में किया है। यानी कब किया है, 1957 भी समझ लीजिएगा, यानी 1957 में। और यहाँ हमने आपको बताया 1952 में किया गया है, वो दूसरे लोग बताए थे, कौन, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और ये 1957 में कौन कर रहे हैं, डॉक्टर किशोरी कौन, लाल गुप्त। किस नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से इन्होंने हिंदी में अनुवाद कराया है। तो इस बात को समझ गए होंगे हिंदी साहित्य का। अब ये भी थे, जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को उससे अलग कर दिया था। तो ये जान गए होंगे, ये इतिहास बहुत फेमस है हिंदी साहित्य का। चलिए अगला देखा जाए, 1907 ईस्वी में हिंदी भाषा की उत्पत्ति कौन लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर आगे देखा जाए 1909 ईस्वी में हिंदी कोविद रत्नमाला, बहुत बार पूछा गया है, कौन लिखे हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के बारे में आप जानते होंगे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अच्छा, रत्नमाला देखिएगा, यहाँ रत्न हमने पिछली बार उल्लेख किया था, रत्न किसे कहते हैं, यानी आपका व्याकरण पढ़ाते समय। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या लिखते हैं, हिंदी कोविद रत्नमाला। और 1910 इसमें हिंदी नवरत्न, बहुत चर्चित है, पिछली बार अभी एग्जाम में पूछा गया था कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में किसको सम्मिलित नहीं किया है, और बहुत से लोग उन्होंने गलत किया था। ये वनडे में भी पूछा जाता है, कई बार हायर में भी पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में तो पूछा ही जाता है, आरपीएससी इत्यादि में। तो आप ये ध्यान देंगे, हिंदी नवरत्न में कौन कौन सम्मिलित हैं, इसको हम आगे बताएंगे आपको, ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इतना आप याद करके रखिए। फिर हम आपको अब अगले वीडियो में मिलते हैं शेष आगे की रचनाएं लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अध्ययन करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कराएं, आगे बढ़ाएं, जिससे इस साहित्य का वीडियो रुके ना, जैसे मेरा मनोबल बढ़ता भी चले,
कि साहित्य आप लोग रुचि के साथ पढ़ रहे हैं और जहां से क्वेश्चन आते हैं वो गलत ना हो। फिर मैं इस वीडियो को अगला वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, लेकिन आपके कमेंट की, आपके सब्सक्राइब, लाइक का इंतजार मुझे जरूर रहेगा। नमस्कार।